दर्शक, थोड़ा सा बैक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको थोड़ा बैकग्राउंड से वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और बीच में 2 पॉइंट है, उसको लिखवा दूंगा आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1861 का जो हम भारत परिषद अधिनियम हमने जो लास्ट क्लास में किया था, ठीक है, इससे हमें ये तो पता चल गया कि संवैधानिक विकास का इसी अधिनियम के तहत सूत्रपात होता है। ठीक है। और इस कानून को ने एक ऐसी नीति तैयार की जिसको हम उदार निरंकुशतावाद की संज्ञा दे सकते हैं। उदार निरंकुशतावाद का मतलब बेनेवोलेंट नेपोटिज्म। ठीक है। यानी निरंकुशता का मतलब ये हुआ कि मनमाना रहेगा लेकिन थोड़ा उदार रहेगा। मनमाना लेकिन उदार। ठीक है। हम मिडिवल फेज में अकबर को भी देखेंगे। ठीक है। तो उसे भी उदार निरंकुशतावाद की संज्ञा दी जाती है, उसके शासनकाल को। तो निरंकुश का मतलब उसका किसी पे अंकुश नहीं है। ठीक है। जैसे भारतीय संविधान में क्या है कि चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, भारतीय संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ ये बात नहीं देखने को मिल रही थी। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये थी 1861 में कि भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने के लिए उसको पार्टिसिपेशन करने का एक मौका दिया गया। ठीक है। और कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ा के 5 कर दी गई थी, जिसमें कि 5वां सदस्य आप लोगों को पता होगा कि विधिवेता यानी लॉ का जानकार होना है। लॉ का जानकार होना जरूरी था। अब देखते हैं कि गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल जो था, इसके कार्यकारिणी परिषद में कितने लोग आ गए? 6 से अब 12 हो गए। ठीक है। और जिसमें कि आधे सदस्य मतलब 50% जो है वह गैर सरकारी होंगे। और कार्यकाल इसका 2 वर्ष का होगा। ये प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया है, तो थोड़ा रिवीजन के बाद बढ़ता हूँ ताकि क्रम बना रहे। ठीक है। और सबसे पहले इसकी खासियत ये थी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। विभागीय प्रणाली मतलब कि विभाग कौन सा काम कौन सा विभाग करेगा। इसकी जैसे पानी वाला है तो कोई भी आके पानी या रसद का, या सेना है, पुलिस है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, सबके अलग अलग विभाग बनाए गए और मंत्री के अंडर में उसको अटैच किया गया। ठीक है। तो जो सारे प्रशासन के लिए वो विभाग ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी होता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था है ये हमें 1861 में देखने को मिल जाती है। ठीक है। और इसमें 2 और पॉइंट थे कि संकटकालीन दशा में अगर अध्यादेश, ठीक है, गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया संकट काल में। तो इस तरह से अधिनियम से विकेंद्रीकरण की यानी डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में करा दिया। अब आप लोग जरा सा इसको 2 पॉइंट में लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, थोड़ा सा इसको आप लोगों को लिख लीजिएगा कि उसके बाद आता है 1873 का अधिनियम। ठीक है। ठीक है। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, यह उपबंध है, ये क्लॉज डाला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रही थी 1858 से पहले, जो कंपनी व्यापार कर रही थी, उसको कभी भी भंग किया जा सकता है, किसी भी समय में भंग किया जा सकता है। और इसी लॉ का अनुसरण करते हुए 1 जनवरी को 1884 को क्या किया गया, कंपनी को समाप्त कर दिया गया, औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कब भंग हो रही है? 1884 में। ये याद रखिएगा, जो भारत पे शासन कर रही थी पहले 1858 से पहले, वो कब भंग कर दी गई?
1884 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात आते हैं, इसके बाद आता है एक शाही उपाधि अधिनियम। ये है 1800, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, 1876 का। हालांकि ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, लेकिन आप इसको लिखिए। ठीक है, इसके इस अधिनियम के माध्यम से ही लोक निर्माण विभाग, मतलब एक 5, अभी तक जो 5 बनवाया गया था, 5वां जो विधि आयोग, विधिवेता होना जरूरी था, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया 6। ठीक है, कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में पहले 5 थे, 5 से बढ़ा के कर दिया गया 6। और जो ये जो छठा व्यक्ति होगा वो लोक निर्माण निर्माण विभाग का इसको काम सौंपा गया, लोक निर्माण विभाग का। मैं इसको भी पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग अभी लिख लीजिए इसको। और फिर इसी अधिनियम के माध्यम से 1876 का जो ये अधिनियम है, इसी के माध्यम से महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। भारत की साम्राज्ञी मतलब ये, अब भारत की रानी, मतलब ब्रिटेन की तो रानी है ही, अब वो भारत की भी रानी हो गई। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं हम 1800, इसके बाद 1876 के बाद ये 2 इंपॉर्टेंट, उसमें कुछ 2 लाइन थी। ठीक है, अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। देखिए, पीटी में इसके क्लॉज को पूछा जा सकता है, और ये पूछा भी गया है। अब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें तो आप यह पाएंगे कि भारत इस संवैधानिक प्रावधान से पॉलिटी और हिस्ट्री, चूंकि दोनों में ये टॉपिक कॉमन है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में कब क्वेश्चन ये आ जाए। ठीक है, और जिनका हिस्ट्री इतिहास जो है वो वैकल्पिक विषय के रूप में होगा, उनके लिए भी ये तीनों के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संवैधानिक विकास वाला चैप्टर, कि भारत का संविधान जो अभी हम देखते हैं वर्तमान में, जो वो कैसे 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 डेवलप होते होते, उसका उत्तरोत्तर विकास होते होते वो आगे बढ़ता चला गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं उसी क्रम में, देखते हैं 1876 के बाद 1892। ठीक है, इसमें हम यह पाते हैं, देखते हैं कि भाई 57 में क्या हुआ, क्रांति हुई है। ठीक है, सबको पता है 1857 की क्रांति हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीयता की भावना, नेशनलिज्म की भावना को बहुत बल मिला। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, तो और उसके बाद फिर एल्बर्ट बिल विवाद, एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, कोई बता सकता है? चलिए मैं अभी फिलहाल बता देता हूँ। एल्बर्ट बिल विवाद क्या था कि भारतीय जो जज जो है अंग्रेजों के मुकदमे को की सुनवाई नहीं कर सकेंगे, मतलब ये कर सकेंगे, इसीलिए एल्बर्ट बिल बेसिकली लाया गया था कि भाई ये सुनवाई कर सके, लेकिन इसका लोगों ने, अंग्रेजों लोगों ने विरोध किया रेसिज्म के आधार पर, कि हम गोरे हैं, हम श्रेष्ठ है, तो हमारा हमारा मुकदमा कोई दूसरा जो ब्लैक इंडियन है वो कैसे सुन सकता है। मतलब एक प्रजातीय श्रेष्ठता, जो श्रेष्ठता की जो ग्रंथि थी, उससे ये काफी हद तक प्रभावित थे, इसीलिए ये समस्या थी। ठीक है, तो ये सब चीजें देखी जा चुकी थी कि भाई भारतीय इंडियन को क्या समझते हैं, एल्बर्ट बिल विवाद से हम देख चुके हैं। 1885 में कांग्रेस का गठन हो चुका है, तो नेशनलिज्म की मांग, मतलब 1857 से हम देखते हैं तो क्रमिक रूप से नेशनलिज्म का भी विकास हो रहा है, और एक परसेप्शन भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति बन रहा है। ठीक है, फिर विधि निर्माण में देखा गया, विधि निर्माण में कहा गया कि भारतीयों को और प्रतिनिधित्व दीजिए, अगर आप हम पर शासन कर रहे हैं तो आप हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल भी रहिए, और आप इतनी दूर से आए तो आपको यहाँ का कल्चर का नहीं पता, या ऐसा कीजिए आप नियम कानून जो है उसमें भारतीयों को भी शामिल कीजिए। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यह अधिनियम पारित किया गया। क्लियर है? अब इसमें क्या है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा जो है में सदस्यों की संख्या को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन पद्धति का आरंभ इसी से स्टार्ट होता है। निर्वाचन पद्धति जो है
सबसे पहले लोगों का चुना जाना, ये 1892 से स्टार्ट हो रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटमेंट बना के आपको यूपीएससी घुमाएगा, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं इसको। फिर परिषद के जो अधिकार में वृद्धि की गई, ठीक है, गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसके अधिकारों में वृद्धि की गई और भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। और काउंटर क्वेश्चन, पूरक प्रश्न भी, सॉरी, प्रश्न पूछने का भी ये दिया गया, लेकिन उसका काउंटर जो है या पूरक यानी अगर आप एक सवाल तो पूछ सकते हैं, लेकिन फिर उसके अगर जवाब आ जाए या नहीं आए तो उसके बाद आप दोबारा वो सवाल नहीं पूछ सकते, ना ही आपके पास वोटिंग राइट होगा। मतलब किसी बिल को पास करने के लिए सदस्यों की संख्या चाहिए, ठीक है, मतलब उसमें उसको सपोर्ट करने वाले की संख्या चाहिए। अब यहाँ पे बजट पे बहस तो कर सकते हैं आप, भारतीय जो है उनको पहली बार बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, और इससे संबंधित कोई आपके कोई कंसर्न्स है तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर मतदान तो आप बिल्कुल उसमें भाग ले ही नहीं सकते। तो कुल मिला के लबोलुबा वो था कि राष्ट्रता की भावना को ये संतुष्टि प्रदान नहीं कर रहा था। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 1892 में ये समस्या हो गई थी और 1905 में हम देखते हैं कि क्या स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे। हम यहाँ पाते हैं कि राष्ट्रीय जो बंग भंग आंदोलन स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो स्थिति बहुत खराब थी उस वक्त और राष्ट्रीयता की भावना एकदम चरम पे थी। तो अब राष्ट्रीयता की भावना देखिए बंगाल में इतनी ज्यादा कि क्रांतिकारी आंदोलन भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, बताया है पहले क्लास में कि अब ये सारी चीजें एक पूरा सिनेरियो में चल रही है। तो उसी वक्त अब भारत में भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया। ये 9 क्या करता है लाके, इसका लक्ष्य क्या था कि जाहिर सी बात है कि 1892 के जो दोष है उसको दूर करना है और राष्ट्रवाद जो बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया था, उग्रवाद तो था ही, अब आतंकवाद भी, जिसको हालांकि इसको आतंकवादी कहना मेरे समझ से ठीक उचित नहीं होगा, लेकिन किताबों में आतंकवाद ही कहा गया, क्रांतिकारी आतंकवाद। क्योंकि जब भी कोई देखिए इसको आतंकवाद क्यों कहते हैं, आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि भगत सिंह को आतंकवादी क्यों कहा जाता है किताबों में, या बाकी क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी ना कह के आतंकवाद मान लिया जाता है, कह दिया जाता है। तो उसका रीजन ये कि कोई भी एक स्थापित सत्ता है, चाहे वो विदेशी हो या देशी हो, उसका नेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्थापित सत्ता के विरुद्ध अगर आप सशस्त्र मतलब आप विद्रोह करते हैं तो भय का शासन आप उत्पन्न कर रहे हैं, तो अतः वो आतंकवाद की श्रेणी में आ जाएगा। टेक्निकली सही शब्द है, लेकिन नैतिक रूप से चूंकि ये कोई अपने पर्सनल लाभ के लिए लोग अपने प्राणोत्सर्ग नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे, हथियार उठाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों ने देश सेवा के लिए, अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए इसका प्रयोग किया। अब दुख की बात यह है कि आजकल आतंकवादियों को भी भगत सिंह से कंपेयर कर दिया जाता है। तो एक नैरो माइंडेड, या फिर मैं कहूंगा कि बुद्धि का अकाल है जिनके पास, वो ऐसा काम करते हैं। जानकारी का अभाव भी है और समस्या है उनके, ठीक है। चलिए, तो अब ये बढ़ते भारत में जो उग्रवाद और क्रांतिकारी जो घटनाएं घट रही थी उसको रोकने के लिए सबसे पहली जो एक चीज डाली गई कि भाई सब लोग एक है, यूनाइटेड है, तो तभी तो ये हम पर हावी हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो बांटो और राज करो की नीति को अगर कोई एकदम स्थायी रूप से ये किया गया तो हमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 1909 का भारत सचिव, सबको पता है कि ये कहाँ बैठते थे, ये लंदन में बैठते थे। भारत सचिव कहाँ बैठेगा, लंदन में बैठेगा, ठीक है। और वॉइस राय जो भारत में होगा, तो भारत सचिव का नाम था मॉर्ले, और वॉइस राय कौन, जो भारत में बैठ रहे हैं, ठीक है, जो होल्ड करते हैं अपने पोस्ट को, मिंटो। तो मॉर्ले और मिंटो
के नाम से ये अधिनियम को भी जाना जाता है। भारत सचिव है मॉर्ले और वायसराय थे मिंटो। ठीक है, मिंटो रोड भी बहुत जगह आपको आज भी आपको नाम पटना वगैरह में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये किस कमेटी के आधार पे इसको पारित किया गया था, बनाया गया था? तो ये अरुणडेल समिति की रिपोर्ट पे। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए समिति का नाम गलत डाल देगा और कहेगा कि 1909 इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। नहीं, अरुणडेल समिति की रिपोर्ट पर इस कमेटी को बनाया गया, अधिनियम को पारित किया गया। ठीक है, अब इसमें इस अधिनियम में खास बात क्या थी भाई? तो केंद्रीय विधान परिषद जो है, इस सदस्यों की संख्या बढ़ा के कर दी गई थी 69। ठीक है, और भारत में जो प्रादेशिक चुनाव होंगे उसमें व्यवसायिक, यानी आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उनका अलग अलग ग्रुप्स बांट लिया गया। जैसे भाई ये उद्योगपति है, मतलब लोहा में है, ये कोयला किंग हो गए। ठीक है, ये कुछ और गुड्स के हो गए, अलग अलग उद्योगपति है। व्यापारी वर्ग हो गया। ठीक है, और सांप्रदायिक प्रतिनिधि कि भैया आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख है, पारसी है, जैन है, लिमका डिमका और भी तमाम तरह की चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि भारत में जो बांटो और राज करो की जो नीति है वो 1909 से ही स्टार्ट हो रही है, ऑफिशियली रूप से, ऑफिशियली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इस प्रकार क्या जो व्यवस्थापिका जो ये थी, जरा पेन ले लें। तो अब ये देखा गया कि व्यवस्थापिका सभा जो है, यानी केंद्र और प्रांत, एक तो सेंटर में बैठ रहे हैं और प्रांत, अब उसमें दो सदस्य जो है वो चार प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, एक पदेन, ठीक है, पदेन सदस्य होंगे। दूसरा कौन होगा भाई? मनोनीत सरकारी अधिकारी। मनोनीत मतलब कि चुने हुए नहीं, उनको मनोनीत किया गया। ठीक है, तीसरे हो गए मनोनीत गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, चौथा हो गया निर्वाचित सदस्य, यानी पहले हो गए आपको एक्स ऑफिसो मेंबर, ये एक्स ऑफिसो मेंबर भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, मनोनीत सरकारी अधिकारी, यानी सरकार अपने कोई चुनाव नहीं कर रही, बस सीधा अपॉइंटेड कर रही है, अपॉइंट कर रही है सरकारी अधिकारी को। ठीक है, तो नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स हो गए, एक नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल्स हो गए, और एक लास्ट में बचते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, जिसकी संख्या कर दी गई थी 69 बढ़ा के। क्लियर है यहाँ तक? और निर्वाचन के लिए क्या है, तीन प्रकार के निर्वाचन का मंडल का प्रावधान किया गया था। साधारण, वर्ग विशेष और विशेष, बिल्कुल विशेष। साधारण तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे भारतवर्ष में जो है ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब यहीं पे मैंने आपको पहले बताया कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात की गई, तो यानी मुसलमान जहां जहां पे बाहुल्य क्षेत्र है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत था, सिंध प्रांत, ठीक है, बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, असम वाला, तो ये सब जो छोटे छोटे जो बने हुए थे, इन सब में के लिए विशेष प्रावधान, वर्ग विशेष का, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन के लिए अलग, देशी राजाओं के लिए अलग। ठीक है, और एक विशेष प्रावधान, ये तीन प्रकार के प्रावधान निर्वाचक मंडल स्थापित किए गए। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया इसमें, और फुट डालो राज करो की नीति अपनाई गई कि भाई हम आपको एक स्पेशल स्टेटस, आप बाकी हिंदुस्तानियों की तरह नहीं है, आप ऊपर से आए हुए हैं, आप एकदम स्पेशल हैं। अगर आप कहते हैं ना कि माँ बाप अगर किसी एक बच्चे को, आप ऐसे समझिए कि माँ बाप के अगर 5 बच्चे हैं और किसी एक बच्चे पे वो कहे कि नहीं वही मेरा उसका लाडला है या लाडली है, तो बाकी बच्चे प्रेम भावना से ऑब्वियस है कि उनके अंदर घर करेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल मतलब एक ही बच्चा स्पेशल है, बाकी सब बेकार है। ठीक है, हालांकि माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं, मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए समझाया आपको, कोई माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, गार्जियन की नजर में सभी बच्चे जो है बराबर हैं। तो अब ये चूंकि माए बाप की सरकार किसकी है? अंग्रेजों की, और अंग्रेजों के लाडले कौन बन गए यहाँ पे? मुसलमान।
तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान को जब इन्होंने विशेष प्रतिनिधित्व दे देंगे, लाभ का विषय वस्तु बना दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? अब वो कुछ भी करे, सब चलता है। ठीक है। तो इस अधिनियम से, हालांकि जब ये अधिनियम बनाया गया तो लॉर्ड मिंटो ने साफ साफ, यानी वायसराय ने साफ साफ कहा था भारत सचिव को, देखिए लॉर्ड मॉर्ले को कहा था, ये मिंटो क्या है, वायसराय, और मॉर्ले है भारत सचिव। इन्हें इंग्लैंड को पत्र लिख के कहा कि भाई देखिए, आप जो ये अधिनियम लेके आ रहे हैं, हम नाक के दांत बोल रहे हैं, मतलब सांप जो है उसके दांत को बो रहे हैं, और इसका फल जो है बहुत भीषण होने जा रहा है। ठीक है। चलिए, जाहिर सी बात है कि अगर आप एक कम्युनिटी को लाभ दीजिएगा दूसरे की कीमत पे, तो असंतोष तो बढ़ेगा ही, और साथ में उनका मन भी बढ़ेगा जिनको वो लाभ दे रहे हैं। ठीक है। तो पिछले 70 सालों से यही होता आया है देश में कि अंग्रेज की ही पॉलिसी को बढ़ाया जा रहा है, तुष्टिकरण किया जा रहा है। ठीक है। जबकि समस्त सरकार के लिए, अगर वर्तमान सरकार किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग विशेष को अगर प्रायोरिटी देती है तो गलत है, और अगर पिछले सरकारों ने दिया है तो वो भी गलत है। ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि अब इससे क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में इसका जो पावर है ये तो बढ़ गया, निर्वाचन का अधिकार साधारण बहुमत से दे दिया गया। ठीक है, कि आप निर्वाचन कीजिए, अपना नियम खुद बनाइए। ठीक है। अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दे दिया गया अब इसमें, जो कि 1892 में क्या था, आप काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, इसमें दे दिया गया। लेकिन अभी भी मतदान का अधिकार इन्होंने बचा के रखा, नहीं दिया। यहाँ ये बात, ये जो दो लाइन है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट रखिए। 1892 में तो पूरक प्रश्न आप पूछ नहीं सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन पूरक नहीं। अब यहाँ पर वो काउंटर क्वेश्चन मतलब धीरे धीरे दिया जा रहा है, एकदम ग्रेजुअली। ठीक है। जैसे कि वो हम पर एहसान कर रहे हैं अंग्रेज। ठीक है। तो अब मतदान का जो अधिकार है बजट पर अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है। अब आगे चल के देखेंगे इसको क्या करते हैं ये। अब इस अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में, विधि निर्माण, दोनों ही कार्यों में पार्टिसिपेशन करने का प्रतिनिधित्व दिया गया, प्रदान किया गया। क्लियर है। अब कहा गया कि नहीं, अब आप चूंकि स्वशासन की बात कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, हम आपको थोड़ा थोड़ा देते हैं ताकि आप शासन करना सीख जाइए, क्योंकि आप तो असभ्य हैं, यानी भारतीय जो है उनको शासन करना नहीं आता, वो असभ्य है। ठीक है, अंग्रेज ये मानते थे। तो इसीलिए प्रतिनिधित्व दिया गया कि चलिए धीरे धीरे देंगे, अभी बजट पे अधिकार नहीं, लेकिन काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके पहले आप केवल आप क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते थे। 1892 में क्या हुआ, 1892 में क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया गया। चलिए ठीक है, उसके बाद लेकिन काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 1909 में काउंटर क्वेश्चन भी चलिए दे दिया गया, मतलब धीरे धीरे दिया जा रहा है। देखिए सीक्वेंस देखिएगा। ठीक है। अब क्या है, इस अधिनियम में क्या हुआ, भारत परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। भारत परिषद कहां पर बैठेगा, इंग्लैंड में। ठीक है। और ये इंडिया में। ये क्लियर है। अब दोनों में कम से कम भारतीय डाले जाएंगे कि भैया चलो कुछ भारतीयों को, अब जो डिमांड कर रहे हैं कि तो चलो इनको कुछ थोड़ा बहुत दे दिया जाए। तो दो भारतीय क्या थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद में नियुक्त कर दिए गए। केसी गुप्ता नाम याद रखिएगा, और सैयद हुसैन बिलग्रामी, यानी आप ऐसे समझिए कि एक हिंदू और एक मुसलमान को लिया गया। तुष्टिकरण हो गया ना यहाँ पे, तो देख रहे हैं, इंग्लैंड में बैठा लिया गया। ये इनकी चाल थी कि भाई इनको कैसे डिवाइड किया है ताकि इनकी शक्ति कम हो जाए। क्योंकि 1857 में जब हम देखते हैं कि मुसलमानों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी देश की आजादी के लिए, लेकिन 1857 के बाद सबसे ज्यादा जो गाज गिरी है वो मुसलमानों पे ही गिरी। और इसीलिए अलीगढ़ आंदोलन जो मूवमेंट जो चला सर सैयद अहमद के
मतलब माध्यम से, तो उसमें सर सैयद ने सीधा कहा कि मुसलमान अब अंग्रेज के साथ के सपोर्ट में चले जाइए। हालांकि बरेलवी जो मसलब जो था, उनका जो एक सेक्ट था जो सहारनपुर में भी है सर, तो वो कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन सर सैयद तो अंग्रेज के क्या कहें चाटुकार हो गए। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, तो इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा इस पे। ठीक है, अब ये तो हो गया भारत परिषद इंग्लैंड वाली। अब हम आते हैं वॉइस राय की क्या बात हुई। वॉइस राय की कार्यकारिणी परिषद में क्या हुआ, एस पी सिन्हा को विधिक अधिकारी के रूप में शामिल किया गया और इन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई। अच्छा, ये लॉर्ड का मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब होता है जमींदार, भूमि का मालिक, जमींदार। तो जितने भी आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग जो सुन रहे हैं, ये लोग अपने अपने इंग्लैंड में जमींदार हुआ करते थे। और तो ये पदवी है, लेके रखते थे, तो यहाँ भी दे दी गई, लॉर्ड की खुदा उपाधि दी गई। ठीक है, शासन वर्ग, बेसिकली शासन वर्ग का है यार, मतलब उसको कहा गया। तो अब इन लोगों ने ये सारी चीजें तो कर दी। अब भाई तमाम, इसमें तो बहुत सारी कमियां भी थी कि भाई अभी भी तो बहुत सारी चीजें नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें तो कमियां तो थी, अपनी तमाम कमियों के बावजूद भी फिर भी संसदीय जो शासन व्यवस्था का परिचय तो शुरुआत जो है यहीं से हो रही है। जो भी जो सुधारों की जो शुरुआत हो रही है, वो हम 1909 में देख सकते हैं। हाँ, ये हम कहते हैं, इसका इसकी आलोचना की जानी चाहिए कि सांप्रदायिक आधार पे भारतीय समाज को बांटा गया, लेकिन हम यह भी पाते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था का जो परिचय, यानी कि जो शुरुआत हो रही है इनिशियल लेवल की, वो यहीं से हुई है। ठीक है, अब इसके बाद अब किसकी बारी होगी? जाहिर सी बात है कि भाई उत्तरदायी शासन की। अब किसकी बारी हो सकती है? अब इस यहाँ तक तो शासन में भाग लेने का तो अधिकार दिया गया, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया। तो अगला जो अब बात आएगी उत्तरदायी शासन की बात आएगी। और उत्तरदायी शासन, कांग्रेस के हम अधिवेशन में देखते हैं कि उनकी डिमांड कंटिन्यू बनी जा रही थी। 1920-22 में हम देखते हैं कि स्वशासन की बात की जा रही है। ठीक है, क्योंकि होम रूल आंदोलन का नाम सुना, होम रूल लीग, तिलक और बेसेंट वाला। ठीक है, तिलक और एनी बेसेंट जो थी, ठीक है, ये इन दोनों ने चलाया। तो मतलब स्वशासन की तो बात कर रहे थे ना ये लोग, मांग किसकी कर रहे थे? स्वशासन की बात कर रहे थे। और अब ये स्वशासन क्या है? उत्तरदायी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो कि अंग्रेज अपने कंधे पे लेना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, तो अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि जो की गई, ये एक महत्वपूर्ण इसको कदम माना जा सकता है। कमी तो हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन व्यवस्थापिका अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लागू की गई सदस्यों के लिए। ठीक है, व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के अधिकारों में भी उसको उसकी बढ़ोतरी की गई। ठीक है, तो इसलिए इसको उदार निरंकुशता या सहयोग की नीति की चरम सीमा कहते हैं। भैया इसके बाद अब एकदम चरम पहुंच गया, एकदम टॉप टॉप तक पहुंच चुका है, ये है चरम। अगर ये एक स्टेटस की एक लाइन खींच दें, यहाँ तक वो पहुंच चुका है, अब इसके ऊपर कितना जाएगा और निरंकुश होते हैं। चलिए, ये तो हो गया। अब आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। 1909 के बाद 1919, देखिए 10-10 साल में हो रहा है। अच्छा, इस सब में क्लॉज में ये दिया गया कि जो भी सुधार होंगे हम करेंगे, संवैधानिक सुधार संविधान की प्राप्ति के लिए। ठीक है, वो समस्त सुधार जो है हम उस पर देखेंगे कि भाई इसमें क्या क्या कुछ कमियां रह गई हैं, कितना प्रगति की प्रोग्रेस क्या हुआ है इसमें। ठीक है, इन सब चीजों की बात की गई। अब जाहिर सी बात है कि अब इस अधिनियम में क्या किया गया, अब भारत सरकार अधिनियम बनाते हैं 10 वर्ष के पश्चात। ठीक है, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आ गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ठीक है, इसमें क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने पहले बता दिया, होम रूल लीग जो आंदोलन है ये 1915 में चल रहा है, तिलक और बेसेंट वाला। तो स्वशासन की जो मांग है, वो भारतीयों ने तो मांगने शुरू कर दी थी। तो उसी को देखते हुए कि भाई अब बात ना बिगड़ जाए, तो स्वशासन
दे देते हैं। जो 1909 में तो ये नहीं दिखा, तो 1915 में भारतीयों ने मांग कर डाली, ठीक है। और सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से जो असंतोष उत्पन्न हुआ हिंदू वर्ग में कि भाई ये क्या बात हो गई, जिनकी प्रतिनिधित्व बहुत संख्या में कम है, आप उसको अलग से पूरा 50% कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसी बात को लेकर मुस्लिम लीग और तिलक के बीच में, कांग्रेस के बीच में समझौता होता है, ठीक है। और तिलक इसमें समझौता को कराने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग का गठन कब हो चुका है, 1906 में सबसे पहले अंग्रेज करवा चुके हैं, और 1909 में हम क्या देख रहे हैं, उनको अलग से निर्वाचन पद्धति में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। तो तो कांग्रेस इस चाल को, अंग्रेजों की चाल को समझ रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कहा कि मुस्लिम लीग तो समझौता कर लिया उनको थोड़ा, ठीक है। एनी बेसेंट शायद उस वक्त बनी थी, इसकी अध्यक्ष, कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ठीक है। अब कि भाई आप अलग अलग ना लड़के, हम लोग एक साथ लड़ते हैं, ठीक है। अब लेकिन कांग्रेस से गलती ये हो गई कि पृथक निर्वाचन की चीज को 1915 में स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस से एक बहुत बड़ी भूल हो गई, अपने पक्ष में करने के चक्कर में इन्होंने अलगाववादी, आप समझ लीजिए एक तरह से, उनसे समझौता कर लिया, उनकी डिमांड्स को मान लिया गया। और 1916-17 में मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट, मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट से अंग्रेजों को क्या हुआ, मतलब एक रिपोर्ट आई 1916-17 में, मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट थी, ठीक है, जिसमें कहा गया कि अंग्रेज अब भारत में शासन करने में सक्षम नहीं है, और होम रूल आंदोलन चल ही रहा है, ठीक है। सॉरी। फिर भारत में जो राष्ट्रीयता की जो भावना जो है एकदम हिलकोरे मार रही है। प्रथम विश्व युद्ध का टाइम है ये, 1914 से स्टार्ट हो रहा है, 1918 तक चल रहा है, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध का काल है, तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं क्रम हो रही है। तो अब इनको डर लगने लगा अंग्रेजों को कि भाई पता नहीं क्या कर डालेंगे ये लोग, ठीक है। तो फिर भारत सचिव जो थे मॉन्टेग्यू थे, ठीक है, कि भारतीयों का सपोर्ट वपोर्ट थोड़ा मिल जाएगा, बात कर लेंगे, ठीक है। तो उसी की सपोर्ट की वजह से कि भैया हमें भारतीयों का सपोर्ट मिल जाए, भारत सचिव यानी वही भारत सचिव कहाँ, जो इंग्लैंड में बैठ रहा है, भारत सचिव इंग्लैंड में बैठ रहा है, ठीक है। अब मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार को प्रस्तावित सुधार की घोषणा कर दी कि भाई ये रिकमेंडेशन है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। और जिसमें इसी 1919 वाले में भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्टेटस देने की बात की सर्वप्रथम। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप लोग पीटी के लिए लिख लीजिए। सर्वप्रथम डोमिनियन स्टेटस यानी स्वशासन देने की जो बात आधिकारिक रूप से की जा रही है वो 1919 ही है, ठीक है। तब उसके बाद क्या किया, अब इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया गया। चेम्सफोर्ड कौन थे, ऑब्वियसली चेम्सफोर्ड वॉइस राय थे, ये भारत सचिव, तो ये वॉइस राय, दोनों ने मिलकर बनाया, तो ये रिपोर्ट उन्हीं के नाम पे। तो अब इसके कुछ मुख्य प्रावधान, कुछ प्रावधानों को देख लेते हैं। बहुत इजी प्रावधान है, आराम से याद हो जाएगा। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई ना, यहाँ तो मेंशन है ये। और 1793 में जब यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ये टाइम है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, अभी मैं इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, पर आप लोग को पिछले क्लास में मैंने बताया होगा रैयतवाड़ी जमींदारी, है ना। तो जमींदारी प्रथा की जो स्थायी बंदोबस्त करती है, शुरुआत की गई थी, वो कॉर्नवालिस के द्वारा ही सबसे पहले 1793 में की गई। तो 1793 से भारत सचिव यानी भारत सचिव कहाँ, जो इंग्लैंड में बैठ रहा है। अब उसको बैठ तो ये इंग्लैंड में रहा है, भारत सचिव जो है, ये सेक्रेटरी जो है, ये इंग्लैंड में बैठ रहा है, लेकिन पेमेंट कहाँ से जा रहा है, भारत से, इंडिया से जा रहा है, इंडिया से इसको पेमेंट कर रहे हैं। क्या मूर्खता है, मतलब कि कोई हम पर शासन करे और हम उसके लिए उसको पेमेंट करें,
है ना, मजाक वाली बात। ठीक है, अंग्रेज हम पर शासन कर रहा है और हम उनको पेमेंट दे रहे थे। भारत सचिव का जो जो वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जा रहा था। तो अब इस प्रावधान से, यानी 1919 के प्रावधान से क्या किया गया, इसको बंद कर दिया गया और ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। अब अभी इंग्लैंड जो भारत जो दे रहा, पे कर रहा, नहीं, अभी ब्रिटेन ही इसको देगा। इससे बंद हो गया, इंडिया से बंद हो गया। तो भैया अब यहाँ से, और भारत परिषद की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 कर दी गई। भारत परिषद मतलब वो इंग्लैंड वाली, जिसके सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू। ठीक है, तो इस न्यूनतम सदस्य की संख्या 8 और अधिकतम 12 कर दी गई। और भारत सचिव की सहायता के लिए सबसे पहले हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। देख रहे हैं, हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी इसी समय सबसे पहले देखने को मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो ये इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको संविधान समझने में भी आसानी हो जाएगी। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें संविधान का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब और क्या किया गया है इसके साथ। इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, पहली बार चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, डायरेक्ट आप, मतलब आपको, भारतीयों को इस लायक समझा गया कि आप लोग चुनाव में भाग लीजिए, प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनिए। हालांकि ये भी आपके पास कितनी संपत्ति है इससे डिसाइड होता था कि आपको वोट देने का अधिकार हुआ, समस्त लोगों को नहीं था ये। आई रिपीट, ये समस्त, जैसे आज हम देखते हैं कि 18 साल का कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का, धर्म का, नस्ल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारतीय हैं, 18 साल पूरा, आपको चुनाव देने का अधिकार है, चुनाव में मतदान देने का, करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रत्यक्ष है, लेकिन ये सीमित है। जिनके पास संपत्ति का कुछ पैमाना बना दिया गया, वही लोग अधिकार, वही लोग मतदान में भाग लेंगे। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि महिलाओं को इसमें मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसलिए दिया गया, हालांकि अंग्रेज कोई बहुत अच्छी सोसाइटी वाली बात नहीं थी। बात है कि सबसे पहले भारत में दिया गया। अब आप लोगों को एक और जानकारी, एक बिल्कुल नई जानकारी देता हूँ कि भारत में सबसे पहले क्या नहीं, भारत में पहले भारत में दिया गया महिलाओं को अधिकार, मताधिकार यानी मतदान का जो अधिकार है, उसके लगभग 50 साल के बाद आई थिंक इंग्लैंड में दिया गया है। ये जो आपकी इंग्लैंड है, मतलब पहले भारत में लागू कर दिया गया है, इंग्लैंड में बाद में गया है। 40-50 साल वर्षों बाद इंग्लैंड में दिया गया महिलाओं को। तो ये एक अच्छी स्थिति थी। ठीक है, बराबरी का जो अधिकार है यहाँ पे थोड़ा बहुत सीमित ही है संदर्भों में, लेकिन प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड में तो ये बहुत बाद की घटना होती है। ठीक है, ये अचीवमेंट वहां की जो महिलाओं को जो मताधिकार का जो प्रयोग है बहुत बाद में करने को मिला। सांप्रदायिक आधार पे जो निर्वाचन प्रणाली का जो विस्तार किया, अब इन्होंने केवल 1909 में क्या किया था, इन्होंने केवल मुस्लिम को कहा था कि भाई आप चलिए दे दीजिए, लेकिन बाकी अल्पसंख्यक वर्ग जो है इसमें वहां तक विस्तार कर दिया गया। मतलब अब सिख भी आएंगे, पारसी, बौद्ध, जैन, ठीक है, सब लोग को दिया जा रहा है। लेकिन अभी दलितों को छोड़ दिया गया। अभी आगे चल के देखिएगा, दलितों को भी, मतलब हिंदू से अलग करने की एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा था। और हालांकि आज भी बहुत सारे जो मार्क्सवादी जो नेता है, वो आज भी, या फिर बहुत सारे जो झोला छाप टाइप के जो नेता हैं, वो हिंदू से दलितों को अलग करके देखते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू अलग है, दलित अलग है। ठीक है, तो ये चीज थी, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय और यूरोपीय पे भी लागू किया गया। मतलब अब जो केवल मुसलमानों तक था, अब इसका विस्तार और कर दिया गया
3-4 इसके और बांटा जा रहा था, मतलब सबको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया। जाहिर सी बात है कि जब ग्रुप्स में बांट देंगे तो सबकी शक्ति जो है, ये सब छोटे छोटे गोले हो गए, और एकता में होते तो ये बड़े गोले होते, ताकत ज्यादा होती। समझ रहे हैं? तो ये फूट डालो और राजनीति की जो फूट डालो और राज करो की जो नीति जो है, वो हमारे नेतागण आज भी करते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम से सर्वप्रथम क्या कहा गया कि द्विसदनात्मक विधायिका, 2 सदन वाली विधायिका स्थापित की, एक केंद्र में, दूसरा प्रांत में, एक सेंट्रल में, दूसरा स्टेट में। हम देखते हैं आज भी वही व्यवस्था को अपनाया गया है। सेंट्रल में एक केंद्र सरकार रहेगी और राज्यों में अपनी, जैसे योगी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, यूपी में योगी की सरकार है, हरियाणा में किसी और की सरकार है ना। चलिए, तो अब केंद्रीय विधान परिषद का स्थान क्या है? राज्य परिषद, यानी उच्च सदन, यानी वर्तमान का ये राज्यसभा हो गया, यानी अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक है, और विधान सभा जो है ये निम्न सदन, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस की तो बात हो ही गई है यहाँ पे, इस टाइप की बात यहाँ कर दी गई है। और केंद्र की और प्रांतों की सरकार तो अलग अलग है ही, दोनों चीजें हो गई। ठीक है, तो अब क्या किया गया कि एक अपर हाउस, तभी से देखिए अपर हाउस जो है ये कभी भंग नहीं किया जाएगा। आप लोग अभी पॉलिटी में जब पढ़िएगा तो अपर हाउस कभी भंग नहीं किया जा सकता। और ये लोकसभा जो है, यानी जिसको विधानसभा कह रहे हैं, निम्न सदन, ये हर 5 साल में भंग हो जाएगा, और 5 साल भंग होने से पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। ठीक है, अब बजट की स्वीकृति का जो अधिकार है विधानसभा को, सिर्फ विधानसभा करेगी बजट, कितना बजट पास होना है नहीं होना है, अब ये काम विधानसभा करेगी। विधानसभा का मतलब निम्न सदन। वर्तमान में तो ये लोकसभा हो गई, लेकिन ये राज्यों की विधानसभा की बात है। ठीक है, चलिए, अब 1919 से के एक्ट से की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी। डायरकी का मतलब क्या हो गया कि भाई एक केंद्र में एक गवर्नर जनरल बैठेगा। द्वैध शासन का मतलब एक तो मंत्रीगण शासन करेंगे और एक गवर्नर जो प्रांत में बैठ रहा है। ठीक है, यानी राज्यपाल। अब गवर्नर का जगह किसने ले लिया वर्तमान में? राज्यपाल। तो यहाँ पे डायरकी का सिस्टम जो फॉलो किया गया, हालांकि इसमें सिस्टम तो अच्छा था, लेकिन अधिकार सारे इसमें नहीं थे, तानाशाह था ये। ठीक है, गवर्नर जनरल जनरल था, गवर्नर था प्रांतों में, और इन सब पूरे केंद्र में गवर्नर जनरल बैठेगा, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। भाई केंद्र के विषय अलग होंगे, प्रांत के विषय अलग होंगे। जैसे आज भी हम देखते हैं संघ सूची, ठीक है, दूसरा कौन सा है? राज्य सूची, और तीसरा है संवर्ती सूची। इसमें 97 विषय हैं। ठीक है, इसमें 66 विषय हैं, और इसमें 47 या 48 विषय कहीं अलग अलग देखने को मिल जाता है। तो ये आप पढ़िएगा भी। ठीक है, 12वीं अनुसूची है, उसमें जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र और राज्य संबंध है, तो ये वही है। ठीक है, अभी आप लोग पॉलिटी में पढ़िएगा, उसको घबराने की बात नहीं है, सर आपको पढ़ाएंगे। चलिए, तो हम आगे देखते हैं। अब प्रांतीय विषय को भी 2 विषय में बांट दिया गया। अब प्रांतीय विषय को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया। प्रांत का विषय मतलब जो स्टेट वाला जो है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो रिजर्व रहेगा, सुरक्षित, और दूसरा ट्रांसफरेबल, हस्तांतरित किया जाएगा। तो इसमें क्या था, जो रिजर्व वाला जो सेक्शन है प्रांतों में, ये राजस्व, रेवेन्यू, जस्टिस, फाइनेंस, पुलिस, ये सब रिजर्व, यानी रिजर्व का मतलब हो गया गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जो है उसके लिए ये हो गया। इन सब के बारे में डिसाइड वो करेगा। और हस्तांतरित मतलब कि जो मंत्री बैठ रहे हैं, जिसको आप जो सीमित संदर्भों में जो निर्वाचन जो किया जा रहा है, जो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है सीमित मतदान अधिकार के माध्यम से, उसमें था स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य,
इन सब विषय थे। मंत्री इन सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो अगर हम किसी स्टेट से अगर न्याय, राजस्व, टैक्स, ठीक है ना, फाइनेंस, सब अगर हम सब अधिकार को ले लें, जाहिर सी बात है कि किसी भी राज्य को शासन कराना आज नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो सभी, इसलिए सभी राज्यों को, भारत के सभी राज्यों को दर्जा दिया गया है। ये सारी व्यवस्था देखेंगे, हालांकि अभी भी कुछ विषय पे बांट दिए गए हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केंद्र का जहां पे डिस्प्यूट होगा वहां पे केंद्र का कानून लागू होगा, पर राज्य के कानून पे केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। पहले से ये डिसाइड और एकदम क्लेरिफाई कर दिया गया है भारतीय संविधान। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। और सुरक्षित विषय, मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो सदस्यों की सलाह पे क्या करेगा, तय करेगा ये सारा काम। ठीक है, और हस्तांतरित विषय का भारत, हस्तांतरित जो विषय होंगे उनका शासन जो है गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों को सलाह पे करेगा। यानी आज भी हम देखते हैं कि कोई भी मंत्री राज्य में, कोई भी राज्य में गवर्नर साइन करेगा तभी वो कानून बनेगा। केंद्र वाले में जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो कानून का रूप नहीं ले सकता। क्लियर है? देख रहे हैं, एकदम एज इट इज चल रही है चीजें। आपको मजा भी आ रहा होगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल, गवर्नर की जो कार्यकारिणी जो परिषद जो थी उसको दो भागों में बांट दी गई। इसमें भी तो ये तो बता दिया गया था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो थी उसके पास क्या रहेगा, सुरक्षित विषय रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये कि उत्तरदायित्व भी थी। ये भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं था किसी चीज के लिए। सड़क टूटी है तो टूटे रहने दो, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। गवर्नर से आप कंप्लेन नहीं कर सकते, गवर्नर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। और दूसरा जो भाग था, जिनके पास उत्तरदायित्व था उनके पास पावर नहीं था। ठीक है, हस्तांतरित विषय तो थे पर उत्तरदायित्व उन्हीं के पास था। पर उत्तरदायित्व था, रिस्पॉन्सिबल तो थे, लेकिन इनके पास पावर नहीं था। मंत्रियों के पास पावर नहीं था। पावर किसके पास था? गवर्नर के पास। शासन कौन चला रहा था? गवर्नर। ठीक है, आज वर्तमान समय में हम क्या देखते हैं कि भाई मंत्री जो है, कोई भी मंत्रियों का जो ये है कैबिनेट जो राज्य स्तर पे होता है, वो क्या करते हैं, वो लोग अपना कोई विधेयक को पास कर राज्यपाल से पास करवा के उसको कानून बनवा लेते हैं और फिर उसी के अनुसार काम होता है और मंत्री के पास पूरा पावर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले टाइम में क्या था, आप ऐसे समझिए कि गवर्नर मतलब कि राज्यपाल जो है सारे पावर उसी के पास है। तो बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, चलिए तो अब शासन को, तो शासन को के इसी विभाजन के कारण, ठीक है, इस व्यवस्था को यानी द्वैध शासन कहा गया। द्वैध शासन का मतलब ये हुआ, वही बताया ना कि एक गवर्नर करेगा दूसरा मंत्री करेंगे। गवर्नर के पास पूरा पावर रहेगा लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। वो उसके ठीक है, करना करो, नहीं करना मत करो, वो वाली बात है। और जिसको करने की बात है, जिसको सारे काम करने हैं, उसके पास आपको पावर ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो समस्या आ गई। तो अब ये एक बात थी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि केंद्रीय बजट पर, केंद्रीय बजट जो है सर्वप्रथम राज्य बजट से अलग कर दिया गया। जो जितने भी प्रांत भारत में थे सबके राज्य सब अपना अपना बजट बनाएंगे और केंद्र का बजट अलग से बनेगा। आज भी वही व्यवस्था है और ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ हो रही है? 1919 में। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से फिर लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। यानी आप जो अभी इस एग्जाम को दीजिएगा, यूपीएससी, 1919 में इसका गठन करने का प्रावधान किया गया। उसके बीज हम कहाँ पाते हैं? 1919। ठीक है, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया भारत सचिव को। भारत सचिव मतलब कि इंग्लैंड में जो बैठा है, ठीक है, वो महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक हो गया CPG, आर्टिकल है शायद 148।
शायद। तो अब ये महालेखा परीक्षक क्या करेगा, सरकार के जो भी काम करेंगे, सरकार जो काम करती है उसका लेखा जोखा रखेगा। सरकार कहाँ पैसे की बर्बादी कर रही है, कहाँ पे वो कम खर्च कर रही है, कहाँ पे उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीजें क्या है, ये भी महालेखा परीक्षक जो है ये इसकी नियुक्ति भी 1919 में ही की गई। तो कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, बजट और केंद्र का अलग हो गया, ठीक है ना। आप ऐसे ऐसे करके पॉइंट पॉइंट करके भी याद रख सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार जो सीमित संख्या में संपत्ति कर को आधार बनाया गया। मैंने बताया ना कि निर्वाचन में आप कितना टैक्स देते हैं तभी आपको मतदान का अधिकार मिलेगा। अब एक इसी पॉइंट से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें कि द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे, लियोनस कर्टिस, लियोनिल कर्टिस थे। सबसे पहले अपनी इनकी पुस्तक का नाम है डायरकी, द्वैध शासन का, इसमें पूरा फुल वर्णन मिलता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं कि आप लोगों का कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ होगा। अब आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे देखें, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मेरी आवाज आ रही तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। चैट कैसे देखेंगे, क्वेश्चन हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है कि नहीं है, क्वेश्चन हो तो बताइए। पूजा, अरे यहाँ पर आप लोगों ने, अच्छा अभी मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ गया क्वेश्चन। चलिए, हाँ सोनिया, चलिए तो आप लोगों का सवाल हो तो बताइए। रतन का प्रश्न है, लेकिन भगत सिंह जो कर रहे थे, देश के हित के लिए कर रहे थे, उन्हें आतंकवाद क्यों कहा जा रहा है। हाँ मैंने कहा ना कि टेक्निकली बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा कि भगत सिंह को आतंकवादी कहा जा रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि एक स्थापित सत्ता है, तो उसके विरुद्ध में, जैसे कि आप मिडिएवल एज में पढ़िएगा कि मुगलों की स्थापित सत्ता थी, ठीक है। तो जो भी विद्रोह करेगा, जो भी राजा अपने स्वतंत्रता को बचाने के लिए हथियार उठाएगा, उसको विद्रोही की संज्ञा दी गई। जैसे महाराणा प्रताप को विद्रोही कहा गया, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, पदेन सदस्य का मतलब बस वो नाम के रहेंगे, सिर्फ साइन करने के लिए निर्वाचित किए जाए, ठीक है। उनको मतलब ये किया गया, पोस्ट दिया गया। शेखर का प्रश्न है, सर एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन। देखिए बहुत सारे अंग्रेज जो है वो भारत में आए तो बस गए, ठीक है, तो अब घर वर बना लिया उन्होंने, तो अब उनकी दो, एक पीढ़ी दो पीढ़ी तीन पीढ़ी जो भी है वो निवास भारत में ही कर रही थी, उनको एंग्लो इंडियन कहा गया। दीपक, क्या प्रश्न क्या है आपका।
पदेन पदेन सदस्य, हाँ हाँ, पदेन सदस्य की। हम्म, नॉमिनेट किया जा रहा है पदेन सदस्य को। हाँ, क्या है क्वेश्चन? रतन क्या है कि सर भगत सिंह को, हाँ तो ये जवाब तो मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये एंग्लो इंडियन आज भी है, हाँ बिल्कुल। इसके दो सदस्य जो हैं एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। तो शायद अभी उनका एक ही पोस्ट को शायद अभी फिल फुल किया गया, एक पोस्ट खाली है वर्तमान में। आपको गोवा वगैरह में या पौंडीचेरी वगैरह में देखने को मिल जाएंगे ये लोग। हाँ, सोनिया का प्रश्न है कि सर द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन मतलब एक केंद्र में होगा, ठीक है। द्वैध में हर जगह दो दो की बात हो रही है। द्वैध का मतलब ही दो हो गया, ठीक है। एक गवर्नर का शासन चलेगा और एक मंत्री का शासन चलेगा, हो गए ना दो लोग। लेकिन गवर्नर के पास क्या है? गवर्नर के पास पूरे पावर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा नहीं, ठीक है। और मंत्री है जिसको पूरा काम करना है, लेकिन उसके साथ समस्या ये है कि उसके पास पावर नहीं है। द्वैध शासन यही था, तो यही बुराई थी उस वक्त। हाँ, रतन का प्रश्न है कि और महिलाओं को मतदान का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा था? नहीं नहीं नहीं, महिलाओं को तो दिया गया, सीमित संदर्भों में दिया गया था, मतलब जो टैक्स टैक्स दे पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ तो लागू कर दिया उसे, लेकिन खुद अपने देश में लागू करने में उनको काफी वक्त लग गया। तो मजेदार बात यह है कि भारत में अगर है ना, मजेदार बात कि भारत में महिलाओं को पहले अधिकार मिल गया है, ब्रिटेन में बाद में मिला है मतदान का अधिकार। हाँ, शेखर का क्वेश्चन है कि सर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं दो मेंबर को, हाँ हाँ बिल्कुल। कोई नाम बता दीजिए। नहीं, नाम मुझे क्योंकि इतने बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि अभी 12 लोग जो हैं राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है। तो अब 12 का नाम तो मुझे याद नहीं। हाँ, एक रंजन गोगोई जो भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनको नॉमिनेट किया गया बस एक। ये बाकी इनका नाम से कोई मतलब नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो ना कभी पूछा जाएगा ना कभी आएगा। हाँ, किस आर्टिकल से है ये सब पूछा जा सकता है, तो ये आपको पॉलिटी में पढ़ा दिया जाएगा। हाँ, सोनिया का प्रश्न है कि सर भारत में वुमेन को वोटिंग राइट देने का क्या रीजन था? हाँ, प्रगतिशील दिखाना चाह रहे थे अंग्रेज अपने आप को। अंग्रेज जो सीमित संदर्भों में ही दिया गया था, मास लेवल पे नहीं दिया गया था, क्योंकि एक तो लोगों को ही अधिकार दिया गया था कि अगर अगर आप टैक्स देंगे तो आपको वोटिंग राइट्स मिल रहा है, ठीक है। पर आज तो ऐसा नहीं है ना, जो टैक्स नहीं भी देगा वो भी वोट दे सकता है। 18 साल का होना चाहिए उसे बस, और भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, शेखर का प्रश्न है एंग्लो इंडियन का नाम सर, हाँ, नहीं नाम मुझे एग्जैक्ट अभी तो नहीं पता मुझे। हाँ, और नाम जानकर क्या कीजिएगा? उत्तरदायी शासन का प्रयोग क्यों किया गया? उत्तरदायी से क्या मतलब है? हाँ, देखिए उत्तरदायी का मतलब कि जब आपके पास कोई कार्य, कोई काम आपको दिया जाता है, ठीक है। हाँ, एक एक करके लेता हूँ मैं अभी। जैसे होता क्या है कि उत्तरदायी शासन का मतलब क्या है? उत्तरदायी का मतलब कि पावर आपके पास अगर हो किसी काम को करने के लिए, पावर हो, ठीक है। तो जब पावर दे दिया गया तो वो काम अगर गलत हो तो हम आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके उसके लिए। जैसे अगर आपके जो एमएलए एमपी या ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान, अगर वो गलत कार्य करते हैं, पैसे का गमन करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? अगर पकड़े जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनको उत्तरदायी बनाया जाएगा ना कि आपके जिले में या आपके गांव में इस तरह की घटनाएं कैसे घटती हैं। एक थानेदार तक को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, उसके थाने में अगर कोई गड़बड़ियां उसके थाना क्षेत्र में अगर होती है तो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, फिर उसे पनिश किया जाएगा। हाँ, शेखर का प्रश्न है कि सर महिलाओं को किसी
किस आधार पर वोटिंग राइट्स दिया गया था? जैसे मेल को कपड़े, सेम ही है वो, सेम राइट्स है, वो कोई इशू नहीं है उसमें। बस महिलाओं को दे दिया गया क्योंकि महिला तो बहुत निकलते नहीं थे। एसपी सिन्हा का पूरा नाम क्या है? नहीं नहीं, रतन जी ऐसा है। उनको आप सिन्हा भी लिख लीजिएगा तब भी चल जाएगा काम। तब ये सत्य प्रकाश सिन्हा होंगे या फिर सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, ऐसे कुछ नाम है इनका। कितना टेक्निकल में नहीं चाहिए। हम्म, हाँ, और किसी का कोई प्रश्न बताइए। दीपक जी, आप शायद क्लास में नए हैं। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा। अच्छा, तो जिनको भी कुछ भी पूछना हो तो आधे घंटे के बाद आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी शायद किसी बच्चे को, तो आप लोगों को कम से कम, कि अभी थोड़ा लॉकडाउन तो लंबा चलने वाला है, ठीक है, तो 19-20 दिन क्या कीजिएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों का शेड्यूल बना दूंगा, ताकि घर में कैसे ज्यादा हेक्टिक नहीं लीजिएगा, बस मजे लेते हुए पढ़िए, एंजॉय करते हुए। ठीक है, तो जिनको अगर जरूरत होगी तो मुझसे बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ, शाम का प्रश्न है, तो सेंट्रल और स्टेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉमिनेट करती थी उस टाइम, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर रही है, अपने आदमी को बैठाना तो होगा ना। सर मुझे जरूरत है, हाँ क्या जरूरत है रतन आपकी? अभी तो अगस्त तक जाने वाला है ये, मतलब आप मान के चलिए कि यूपीएससी का जो इस बार का जो प्री है वो अगस्त से पहले नहीं होगा। हाँ, ठीक है, तो मैं आपसे फोन पर बात कर लूंगा रतन। ठीक है। हाँ, और बताइए पूजा। कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ सोनिया, ठीक है, मैं आप लोग कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग का शेड्यूल फिर आपको वैसे ही बना दूंगा, क्योंकि रतन का शेड्यूल अलग होगा क्योंकि वो इस साल अपेयर हो रहे हैं, रतन, ठीक है। लेकिन जो अगले साल अपेयर होंगे उनके लिए अलग शेड्यूल बनेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। हम्म, और किसी का कोई सवाल हो? दीपक जी समझ में आ रहा है? हाँ, कार्यकारिणी पर उसकी जो काउंसिल है, कार्यकारिणी का मतलब काउंसिल होता है। कार्यकारिणी जैसे कि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद, मतलब उसकी काउंसिल, गवर्नर एक है और 6 उसके सदस्य हैं। वर्किंग कार्यकारिणी समिति, हाँ वर्किंग कमेटी, हाँ। तो एक पूरा परिषद जो है मिलके पूरा परिषद बन रहा है, और वही भारत परिषद कहला रहा है, जो 6 लोग लंदन में बैठे हुए हैं, ठीक है। हम्म। और कोई आप लोगों को मैंने कुछ लिखने को कहा था, तो किन 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 लोगों ने लिख लिया पहले ये बताइए। कुछ क्रिएटिविटी करना स्टार्ट कीजिए भाई, अब 19 दिन और काटना है, तो इसको सजा के रूप में ना लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि देखिए सजा के रूप में लीजिएगा तो डिप्रेशन में जाइएगा, मन खराब होगा आपका। क्या लिखने को बोला था सर? हाँ, अभी तो मुझे भी याद नहीं है, पर मैंने कुछ काम तो दिया था आप लोगों को। तो एक छोटा सा कुछ भी आप लोग एक निबंध भी लिख सकते हैं। हालांकि इसको चेक कैसे करूंगा, थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा, कभी ऐसे ही हम लोग बात कर लेंगे इस पे, कम से कम स्टार्ट तो हो कहीं से, ठीक है, क्योंकि निबंध एक लंबा प्रोसेस है। ओके, आज देखिए, लिखने की कला में आप किसी से कॉपी नहीं करना है आपको,
ठीक है। अगर आपने जैसे कुछ भी आप मतलब क्रिएटिविटी आप लिख के दिखा सकते हैं। भारत में लोकतंत्र की शक्ति, लोकतान लोकतंत्र की शक्ति, हाँ ऐसा कुछ दिया था मैंने, हाँ कुछ याद तो ऐसी है, थोड़ा लंबा गैप हो जाता है, हाँ। स्थिति, लोकतंत्र की स्थिति, अच्छा हाँ याद आया, भारत में लोकतंत्र की स्थिति। इस पे हाँ, सोनिया, ये एक टॉपिक था वो लास्ट वाला, देखिए शेखर ने याद दिला दिया। भारत में लोकतंत्र की स्थिति, पोजीशन, अभी बहुत सारे आरोप लग रहे हैं ना, वामपंथियों द्वारा बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं? वो अगर मुद्दे हैं तो वो कितने जायज है या कितने उसकी वैधता कैसी है? क्या उसको एड्रेस किया जाना चाहिए? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्या आपका क्या मानना है? तो अपने विचार लिखने हैं इस पे, ज्यादा नहीं, एक पेज ही लिखिए, एक पेज, दो पेज सफिशियंट है। बस लिखना स्टार्ट कीजिए, कुछ भी टॉपिक उठाइए और लिखना, जैसे यूपीएससी का जो बैक ईयर का पेपर उठाइए, उसमें से निबंध आप लोग चूज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, बिना देखे। मगर सुधारने के लिए तो मैं फिर आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन आप लिखना स्टार्ट कीजिए कंटिन्यू। ठीक है, जितना लिखिएगा उतना आप लोगों की लिखा जो जो लेखन शैली जो है उसमें सुधार आएगा। एक बार पेन कॉपी लेके तो बैठिए, देखिए एकदम सारे आइडिया छू हो जाएंगे एक बार में। हम्म, आपको मजा भी आएगा, हाँ। शेखर का कहना है कि सर अभी तो यूपीएससी का ऐसे का टॉपिक भी कम समझ में आता है। तो मैंने आप लोगों को ऐसे के बारे में यही बताया ना कि ऐसे में करना क्या है, पहले आप लोग उसको 4 5 7 बार आराम से पढ़ लीजिए, कोई भी टॉपिक को, कोई एक टॉपिक चूज कीजिए, उसको आराम से पढ़िए 5 7 बार। उसके बाद उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, जितने टुकड़े पीसेस कर लीजिए। अब उसको समझिए कि क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि आप इसी को ले लीजिए, इसी टॉपिक को, भारत में लोकतंत्र, तो पहले आप लोकतंत्र से क्या समझते हैं? ठीक है, भारत में लोकतंत्र क्या समझते हैं, उसके अपने अच्छे पहलू और बुरे पहलू भी हैं। जैसे कि अब बुरा पहलू क्या हो जा रहा है कि अभी भाई सीधे जनता पर गोली नहीं चला सकते। बहुत सारे लोग जो पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव कर रहे हैं, उन पर जानलेवा हमले कर रहे हैं, और वो कर क्या रहे हैं जबकि उन्हीं की जान बचाने के लिए वो जा रहे हैं। तो बहुत ही विकट, दयनीय और शर्मनाक स्थिति जो है ये बन रही है। बहुत सारे इस लोकतंत्र में बहुत सारे लोग अपने अपने अधिकार की बात करने लगे हैं कि नहीं हम तो घूमेंगे, रोड में निकल जा रहे हैं लोग, लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये इस तरह से आपको सोचना है, थोड़ा सा लॉजिकल लिखना है। अच्छा, कुलदीप नजर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? तो ऐसे ही आपको सोचते सोचते उसको क्रम में लिखना है, तो क्रम अभी नहीं बनेगा, लेकिन आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपका क्रम नहीं बदल रहा है या फिर आप बहुत गलतियां कर रहे हैं। मैं कहूंगा जितनी गलतियां करेंगे उतना अच्छा है, कम से कम एड्रेस तो होगा, तभी तो उस पर सुधार होगा। सुधार हम कहाँ करेंगे, हवा में तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो जो भी कमियां रह जाएंगी उसको मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या सुधार हो सकता है। ठीक है, हाँ। और किसी का कोई प्रश्न? पूजा, आपने कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे लास्ट टाइम, तो और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। डिम्पल का भी कोई क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था जो डिम्पल ने बताया नहीं अभी? हाँ डिम्पल बताएं, आपका कोई क्वेश्चन याद आया हो तो। देखिए मैं टॉपिक को थोड़ा छोटा ही रख रहा हूँ, कल 1935 का एक्ट ही होगा, लेकिन ज्यादा ना हो जाए आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा कम रख रहा हूँ। ठीक है, 5 पेज के अंदर ही इसको सीमित रखा है मैंने।
नो क्वेश्चन सर। ओके, चलिए पूजा का कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा दीपक, आपका आपका ऑप्शनल क्या है? जब आप लॉ है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए तब तो आपको ये आसान, बहुत आसान लग रहा होगा ये टॉपिक, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। आईपीसी और सीआरपीसी के अलावा तो ये सब संवैधानिक विकास तो आपको पढ़ ही रखा होगा। हाँ, तो लॉ से थोड़ा सा ये हटके है थोड़ा सा, क्योंकि इसका नेचर अलग है। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है, तो बहुत ही लिमिटेड पढ़ना होता है इसमें। चलिए, तो एक वकील साहब भी हमारे यहाँ आ गए। चलिए, और किसी का कोई सवाल? सर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पढ़ना ही है, वो आपको सर पढ़ाएंगे भी। हम्म। रतन, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। रतन, डिम्पल, ये लोग तो रिप्लाई भी बहुत लेट करते हैं भाई। नो क्वेश्चन। चलिए, ये शबाना भी एक नई स्टूडेंट दिख रही है मुझे। शबाना, आपको मेरी आवाज आ रही है? शबाना, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये नई स्टूडेंट दिख रही है मुझे। ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग, जरूरी नहीं कि इस टॉपिक से ही हो, आप लोग और भी कोई सवाल हो आपके मन में तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास खत्म करें फिर। शबाना, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई रिस्पॉन्स नहीं? सर कहीं कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, नहीं पर मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, कहीं कट तो नहीं रही है अभी तो, क्योंकि बाकी बच्चे तो सब ये कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। हाँ, नेटवर्क में थोड़ा इशू होगा क्योंकि सभी लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना अब तो नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा ही होगा। ऐसे मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, तो कोई बीच में ब्रेक तो नहीं हो रही कहीं भी? ओके ओके ओके, ये समस्या आ रही है। अच्छा, वेबिनार से ही आप हो जा रहे हैं डिस्कनेक्ट? ओके। हाँ, तो थोड़ा सा काफी लोड पड़ रहा है साइट पे, सब लोग तो वेबिनार पे ही चल रहा है अभी तो, जूम और वेबिनार है ना। हम्म। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी अब कोई और कुछ क्वेश्चन वगैरह होगा शेड्यूल से संबंधित होगा तो आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर आपको मिल जाएगा उसमें, चैट ग्रुप में होगा, ठीक है। हाँ रतन, आपके लिए आपको काफी समय मिल गया है, अब अगस्त तक है, तो घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा हौसला बनाए रखिए और क्या है। ठीक है, तो अब कोई आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर क्लास को खत्म करते हैं अभी, अभी के लिए। ओके, थैंक यू सोनिया। ओके, मोस्ट वेलकम। चलिए तो फिर अब क्लास कल मिलते हैं, ठीक है।